नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दामों में 30% से अधिक की गिरावट से खलबली है कि कहीं अर्थव्यवस्था की सुस्त चाल अब बैठ न जाए। भारत में खलबली है कि कब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाए। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ की सरकार के मंत्री और विधायक कब गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। राजनीति अपने काम में लगी है और सारा कुछ हो जाने के बाद यस बैंक के पूर्व संस्थापक राणा कपूर के यहाँ छापेमारी हो रही है। मतलब सब माल जब लूट गया तो कोई 4300 4300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कर जाता है, लोगों के पैसे फंस जाते हैं, तब उसके यहाँ छापा पड़ता हुआ दिखाई देता है। जबकि सरकार ही कहती है कि 2017 से यस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की निगरानी में था, तो ये निगरानी की हालत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो इन सब गतिविधियों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा फैसला बता रहा है कि कुछ बचा है कि अदालतों के भरोसे ही, वरना अब सरकार अपने उन फैसलों के लिए भी शर्मिंदा नहीं होती जो संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के खिलाफ पाई जाती हैं। पहले मामला समझिए। लखनऊ की सड़कों पर 50 लोगों की तस्वीरें उनकी निजी जानकारी के साथ बैनर पर लगा दी गई। लिखा हुआ था कि इन सभी ने नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, इनसे हर्जाना वसूला जाना है। इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी, एक्टिविस्ट सदफ जफर, दीपक कबीर के भी नाम हैं। 80 साल के वकील शोएब का भी नाम है। इस बैनर पर इन सब की तस्वीरें हैं, नाम है, घर का पता है, पिता का भी नाम है। लिखा है कि इन सभी 50 लोगों ने 19 दिसंबर के प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाई। 76 साल के दारापुरी कभी लखनऊ पुलिस में, यूपी की पुलिस में डीआईजी थे, उन पर 65 लाख के नुकसान का हर्जाना थोपा गया है। दीपक कबीर तो संस्कृत कर्मी हैं। हाल ही में उनके कबीर फेस्टिवल का उद्घाटन लखनऊ के कमिश्नर ने किया था। उसमें आईएएस आईपीएस कई अधिकारी शामिल हुए थे। स्मार्ट सिटी की बैठक में भी प्रशासन दीपक कबीर की राय लेता रहा है। अब उसी दीपक कबीर की तस्वीर चौराहे पर लगा दी गई। क्या प्रदर्शन में भाग लेने से सरकार से असहमति रखने के कारण शोएब, दारापुरी, दीपक और सदफ जैसे 50 लोगों की तस्वीरें चौराहे पर लगा देना उचित है? इन सभी का कहना था कि इससे उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को खतरा पहुंचा है। यह एक तरह की मॉब लिंचिंग को उकसाना है कि ये वो चेहरे हैं, इनके घर का पता है, इस गली का और इस मोहल्ले का। ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बदनाम करने और हम लोगों को एक टारगेट करवाने के लिए उस इरादे से ये जो है हमारे पोस्टर लगाए गए हैं। और इसमें हमारी मानहानि भी है, हमारी जो लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसको भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। इस पॉइंट को लेके हम लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। आप हमारा नाम पता दिखाकर उस जगहों पे होर्डिंग्स लगा के, जहाँ से हमारे बच्चे गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके दोस्त जाते हैं, उनके माँ बाप जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, आप यहाँ दिखाकर हमें किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कम्प्लीटली अनएथिकल है और इलीगल है। जिस देश में एक विरोध करने के आधार पर आप इतना किसी के पर्सनल पीछे पड़ जाएं, वो है ना कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, या निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन की जहां चली है रस्म की ना कोई सर उठा के चले। इन सभी की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि घर का पता देने से उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक हुई है। ऐसा कभी आपने देखा है? इस देश में कल लाखों किसान जब अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आएंगे तो क्या उनकी तस्वीरें इस तरह से अपराधियों की तरह लगा दी जाएंगी? इससे भीड़ उनके घर आ सकती है, इनका कहना था। रविवार को छुट्टी के दिन इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने जब सुनवाई की तो यूपी सरकार ने अपने सारे बड़े वकीलों की बैटरी उतार दी। रविवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी यूपी सरकार की तरफ से बहस में हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन बाद में ये फौज बड़ी हो गई। अदालत के फैसले में लिखा है कि सरकार के तरफ से कौन कौन पेश हुए, तो उनके नाम है महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी, अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील शशांक शेखर सिंह, अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील अर्चना सिंह। इन सभी ने यूपी सरकार की तरफ से चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से लखनऊ में 50 लोगों की तस्वीरों वाले बैनर लगाने के मामले में संज्ञान लिया था। कोर्ट ने लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से सफाई मांगी थी कि किस प्रावधान के तहत बैनर लगाए गए हैं। सरकार के चारों बड़े अधिवक्ताओं ने अदालत की जनहित याचिका को चुनौती देते हुए कहा कि
महाधिवक्ता ने अपनी राय दी कि बैनर लगाने के लिए राज्य के पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन अब सुनिए, कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर चूक की है, क्योंकि बैनर पर जिनके नाम हैं वे खुद सक्षम हैं अदालत में चुनौती देने के लिए कोर्ट को दखल नहीं देनी चाहिए थी। महाधिवक्ता ने जनहित याचिका के मामले में 2010 के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट को याद दिलाया। कहा कि अदालत को सच्चे जनहित मामलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अनावश्यक याचिकाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। कोर्ट याचिकाकर्ताओं की विश्वसनीयता की भी जांच करे, याचिका की बातों का भी मूल्यांकन करे। सोचिए, हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से लिया है और वकील कह रहे हैं कि इसकी विश्वसनीयता की जांच करे। जिनकी तस्वीरें हैं उन्होंने हर जाने के आरोपों को कोर्ट में चुनौती दी है, इसलिए इस जनहित याचिका की जरूरत नहीं थी। यह मामला लखनऊ का है और यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह एक अजीब तर्क था। महाधिवक्ता बता रहे हैं इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को कि लखनऊ का मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्या लखनऊ का कोई प्रशासनिक मामला इलाहाबाद के चीफ जस्टिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकता है? मगर दलील दी गई। अदालत ने चारों शीर्ष अधिवक्ताओं को आर्टिकल 21 की याद दिलाई, जो हर नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अदालत ने कहा कि दुनिया का हर देश अपने संविधान में निजता के अधिकार की पहचान करता है। निजता, प्राइवेसी मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है। निजता में ही किसी व्यक्ति की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्य अंतर्निहित है, शामिल है। आर्टिकल 21 संविधान का फेफड़ा है, लंग्स है। कोर्ट ने कहा कि हमारे संवैधानिक स्कीम में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन जब लोक प्रशासन या सरकार की तरफ से घोर लापरवाही होती है, कानून का पालन नहीं होता है और वो न्याय तंत्र का एक नया ही चलन बनने लगता है, तो उसे ठीक करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। इस केस में आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार मिला है उसे ठेस पहुंच रही है, इसलिए कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट की मुख्य चिंता है कि मौलिक अधिकार पर हो रहे हमले को रोका जाए। हमारा स्वतः संज्ञान लेना सही है। तो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि 50 लोगों के बैनर लगाकर यूपी सरकार ने मौलिक अधिकारों का और आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि बैनर लगाकर प्रशासन ने शर्मनाक रूप से निजी जानकारी को चित्रित किया है। सरकारी एजेंसी ने अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी पक्ष के इस बात में दम नहीं है कि जिनकी तस्वीरें बैनर पर लगी हैं उन्होंने हर जाने के आदेशों को अदालत में चुनौती दी है और फिर इस याचिका की कोई जरूरत नहीं। क्या यह सामान्य टिप्पणी है कि जिस आदेश का बचाव सरकार कर रही थी उसी आदेश का कोई कानूनी प्रावधान अदालत में नहीं था? यही तो कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, याद दिलाया कि आपके इस आदेश का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2009 के आदेश के तहत हर्जाना वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन वह आदेश राज्य को कतई आजादी नहीं देता कि किसी की निजता में प्रवेश करे, उसका अतिक्रमण करे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अनुसार सिर्फ कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ प्रकाशन का आदेश जारी करे जो वारंट का पालन नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोई शक्ति या अधिकार नहीं है जिसके तहत किसी की व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित की जा सके। अगर कोई न्याय से भाग रहा है, सिर्फ उसी स्थिति में तस्वीर प्रकाशित की जा सकती है। हमने कोर्ट के आदेशों का शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, भावार्थ पेश किया है। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सिर्फ इस हेडलाइन में नहीं समेटा जा सकता कि बैनर हटाने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल आदेश के पहले कोर्ट ने जो कहा वो काफी महत्वपूर्ण है, गंभीर है और चिंता की बात है कि जब कानूनी प्रावधान नहीं है तब भी इस तरह के आदेश लिए जा रहे हैं। यूपी सरकार अपने आदेश के पक्ष में कोई कानूनी प्रावधान माननीय न्यायालय को नहीं दिखा सकी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस आदेश से पता चलता है कि सरकार कुछ खास लोगों को निशाना बनाना चाहती है। इन बैनरों को 16 मार्च से पहले हटा देना होगा।
लखनऊ की सड़कों पे अचानक ऐसी तमाम होर्डिंग्स नजर आने लगीं। इनमें तमाम लोगों की तस्वीरें और उनका पता ठिकाना छाप दिया गया। होर्डिंग्स में लिखा था कि इन्होंने तोड़ फोड़ कर लाखों का नुकसान किया है, या तो पैसा जमा कर दें वरना इनकी जायदाद कुर्क कर वसूली होगी। हाई कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है और अपने आदेश में लिखा है कि इससे सिर्फ उन्हें चोट नहीं लगी जिनकी फोटो के बैनर लगे, बल्कि प्रशासन की इस बेशर्म नुमाइश से संवैधानिक मूल्य जख्मी हुए हैं। कोर्ट को अधिकार है कि कोई वारंट से बचने को फरार हो तो उसका इश्तिहार करे, लेकिन पुलिस और प्रशासन को यह पावर नहीं है। जांच एजेंसी को भी सिर्फ फरार लोगों की फोटो छापने का अधिकार है। ऐसा कोई कानून अस्तित्व में नहीं है जो सरकार को आरोपी की फोटो और निजी जानकारियों का बैनर लगाने की इजाजत देता हो। एडवोकेट जनरल बता नहीं पाए कि यूपी में तो लाखों लोग आपराधिक मामलों में अभियुक्त हैं, लेकिन सिर्फ इन चंद लोगों की फोटो के बैनर क्यों लगे। डीएम और कमिश्नर फौरन इसे हटाएं और सरकार बिना किसी कानून के लोगों के फोटो और उनकी निजी जानकारियों के बैनर सड़कों पे ना लगाए। संस्कृति कर्मी दीपक कबीर की भी तस्वीर होर्डिंग में छापी गई थी। उनका कहना है कि अब अगर होर्डिंग हट भी जाए तो भी क्या, पूरे शहर में उनकी जो बेइज्जती की गई उसका क्या होगा। ये जो कोर्ट का फैसला आया ये बहुत राहत लेकर आया है, क्योंकि हालांकि प्रशासन ने जो काम किया वो अपने खराबी जितनी करनी थी कर चुका है। 4-5 दिन हो चुके हैं होर्डिंग्स लगे हुए। आज के दौर में इतना टाइम बहुत होता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक नैतिक जीत लग रही है। मशहूर धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक के बेटे मौलाना कल्बे सिब्तैन को भी दंगाई बताकर होर्डिंग में उनकी फोटो लगाई गई। उसमें उनके जीवित पिता के नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया गया। पुलिस को कहीं से उनकी एक निजी फोटो मिल गई जिसमें वो एक छोटी बच्ची के साथ उसके स्कूल में खड़े हैं। पुलिस ने होर्डिंग में उनके साथ उस छोटी बच्ची की भी फोटो लगा दी। एक मासूम बच्ची जिसका न उस राइट से कोई ताल्लुक़ है, न उस दंगे से कोई ताल्लुक़ है, उसका फ़ोटो लगाकर 100 मकामात पर वो फ्लेक्सेस और होर्डिंग लगाई गई। हम इस गलती को अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस मासूम बच्ची के लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तस्वीर तो होर्डिंग पे 76 साल के पूर्व IPS एसआर दारापुरी, एक्टिविस्ट सदफ जाफर और धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास की भी लगाई गई, जो पहले ही अदालत जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ब खुद मामले का संज्ञान लेके इस पर सुनवाई कर फैसला दे दिया। सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश से होर्डिंग्स भले हटानी पड़े, लेकिन यह मामला चलता रहेगा। उसे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के सरकार के तेवर कैसे हैं। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अब यूपी से ही एक और रिपोर्ट है। क्या 11 लोगों की पदयात्रा करने से राज्य की शांति व्यवस्था को खतरा पहुंच सकता है? 2 फरवरी को यूपी के चौरी चौरा से 6 नौजवानों ने दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू की। इनकी संख्या बढ़कर रास्ते में 10 हो गई। ये नौजवान रास्ते में नागरिकता कानून की कमियों के बारे में बताते चल रहे थे, लेकिन 11 फरवरी को गाजीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिनों बाद 16 फरवरी बिना शर्त रिहा भी कर दिए गए। 24 फरवरी से इन सत्याग्रहियों ने फिर से अपनी पदयात्रा शुरू कर दी। पुराने पदयात्रियों में से 3 ही इस नई यात्रा में हैं, बाकी नए जुड़े हैं। इस बार पदयात्रियों की संख्या 20 हो गई। 5 मार्च को इनमें से 11 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर फतेहपुर जेल में बंद कर दिया गया। इन सभी ने भारतवासियों के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि हम लोगों ने गाजीपुर से 600 किलोमीटर पुलिस की यात्रा तय की है। ये देखिए 20 लोगों के लिए कितनी पुलिस है। 5 मार्च की रात इन्हें पुलिस ने, इन 4 लोगों के लिए इतनी पुलिस है। 5 मार्च की रात इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनका दावा है छात्रों का कि पुलिस ने कहा है कि फतेहपुर में अपना कार्यक्रम ना करें तो सत्याग्रही नहीं माने। सत्याग्रही सर्वधर्म प्रार्थना करना चाहते थे और इससे किसी भी तरीके से शांति भंग नहीं होती, उनके पत्र में लिखा है। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर हुसैनगंज थाना लाया गया और इनसे शर्त रखी गई कि वे माफ़ीनामे पर दस्तखत करें, जिसमें यह लिखा है कि हमें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वचन देते हैं कि आगे शांति भंग नहीं करेंगे। सत्याग्रहियों ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। कहा कि गांधी की बात करना, अमन और भाईचारे की बात करना, अहिंसा के रास्ते पर चलना गुनाह नहीं है। हम गिरफ्तार होने से डर से शर्त कबूल नहीं करेंगे। हम प्रशासन की कानूनी यातनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज के दौर में यही सविनय अवज्ञा है। छात्रों ने अपना नाम आशुतोष राय, मनीष शर्मा, नीरज राय, राजविंद तिवारी, विवेक मिश्र,
प्रभात कुमार चंद्रवंशी, जितेश मिश्रा और प्रियेश पांडे लिखा है, इनमें से एक को स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। गांधी के संकल्पों को लेकर यात्रा करने से भी अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। फरवरी को नागरिक सत्याग्रह यात्रा लेकर के हम सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र युवा निकलते हैं अपनी पदयात्रा को लेकर के। जैसे हम गाजीपुर में पहुंचते हैं, गाजीपुर में पुलिस प्रशासन 11 तारीख को हमें रोक लेता है और बोलता है अशांति होगी आपके आने से, धारा 144 लगी और हमें उठा करके जेल में बंद कर देता है। 6 दिन बाद जैसे हम वहाँ से छूटते हैं, अपनी यात्रा फिर प्रारंभ करते हैं और 600 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके जैसे ही हम फतेहपुर की जद में पहुँचते हैं, फतेहपुर प्रशासन हमको चारों तरफ से घेर लेता है, रात भर अपनी निगरानी में रखता है और सुबह पहर जैसे हम सर्वधर्म प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पुलिस हमारे सामने ये शर्त रखती है कि यहाँ किसी प्रकार की सर्वधर्म प्रार्थना नहीं होगी, कोई गांधी की बात नहीं होगी, आप ये शहर छोड़ के कानपुर चले जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथियों का ये मानना है कि जिस प्रकार से इस देश में मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद प्रासंगिक है, सरकारें उनको सुरक्षा देती हैं, उसी प्रकार गांधी की बात करना और सर्वधर्म प्रार्थना करना भी प्रासंगिक है, हमारे लिए भी है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा दे। प्रशासन ने ये करने से जब मना कर दिया तो हमने प्रशासन ने हमारे सामने एक शर्त रखी कि हम किसी प्रकार माफीनामा लिख करके देते हैं, जिस माफीनामा के आधार पर वो हमें छोड़ दे और हम यात्रा यहाँ खत्म करके कानपुर चले जाएं। हमने वो करने से मना कर दिया क्योंकि हमारा मानना है, हमारे साथियों का मानना है कि गांधी की बात करना, सर्वधर्म प्रार्थना करना उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार मंदिर और मस्जिद में पूजा और पाठ करना। और हमने यही चुना कि हम अगर प्रशासन हमें गिरफ्तार करता है तो प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। अगर वो हमें जेल भेजता है तो हम जेल जाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार जाएंगे, जितनी बार भेजेंगे उतनी बार जाएंगे। यही हमारा सबने अवज्ञा है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 30% से भी अधिक की गिरावट आ गई है। 1991 में हुए खाड़ी युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें इस हद तक गिरी हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के कारण तेल की मांग में भी दुनिया भर में गिरावट आई है, क्योंकि सामूहिक उत्पादन गतिविधियां जो हैं वो बंद हैं। चीन में ही फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तेल की मांग में भयंकर कमी आ गई है। इसे देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक ने अपने सहयोगी देश के सामने प्रस्ताव रखा जो रूस है, कि तेल के उत्पादन में कमी की जाए। इस प्रस्ताव को रूस ने मानने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस की आपत्ति इस बात को लेकर है कि अमेरिका की शेल कंपनियां कभी अपना उत्पादन कम नहीं करती हैं, इससे हमें नुकसान होगा, मगर शेल कंपनियां उत्पादन करती रहेंगी। अमेरिकी प्रतिबंध के कारण साइबेरिया तेल कुओं और जर्मनी के बीच पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हो रहा है। इन कारणों से रूस ओपेक के प्रस्ताव से अलग हो गया। इससे यह हुआ कि 2017 से तेल के उत्पादन और कीमतों को स्थिर रखने की ओपेक और सहयोगी अलायंस इसे कहते हैं, सहयोगी देशों की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सऊदी अरब और रूस आमने सामने हो गए हैं। सऊदी अरब में भी शाही तख्ता पलट की कोशिशों और गिरफ्तारी की खबरों ने भी एक दूसरे तरीके से उथल पुथल मचा दी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मध्य पूर्व की तेल कंपनियों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की कमाई का बड़ा हिस्सा भारत में आता है। अगर वहां के मार्केट में मंदी आई, बेरोजगारी छाई, तो उसका असर भारत के घरों में भी पड़ेगा। ताश के पत्तों की तरह दुनिया के बाजार ढहे जा रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। तेल के इस संग्राम के कारण यह और बढ़ गई है, जिसका असर शेयर बाजारों पर भी दुनिया भर में दिखा। जापान, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया के शेयर बाजार 20% से अधिक गिर गए। अमेरिका के तीनों इंडेक्स को खुलते ही 15 मिनट के लिए रोका गया। इसके बाद जब कारोबार शुरू हुआ तो शेयरों का गिरना जारी रहा। बाद में कुछ स्थिति संभली। कहा जाने लगा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए स्लो डाउन यानी सुस्ती में जा सकती है। अमेरिकी सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड बेचती है। इसे काफी सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन अब इसकी भी गारंटी नहीं रही। इतिहास में पहली बार होगा जब ट्रेजरी बिल का रिटर्न 1% से भी कम हो सकता है। भारत के शेयर बाजारों में भी गिरावट ने धड़कनें बढ़ा दी है। सेंसेक्स और निफ्टी में 9 मार्च को आई गिरावट ऐतिहासिक कही जा रही है। इतिहास में एक दिन में इतनी गिरावट नहीं देखी गई। सुरक्षित माने जाने वाले कई शेयर धाराशायी हो गए। लाइव मिंट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में 7% की गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों के दाम भी 12 से 13% गिर गए, जो सुरक्षित माने जाते थे। 9 मार्च को सेंसेक्स सुबह 2300 अंक नीचे गिर गया, मगर बाजार बंद होने पर गिरावट 1942 अंक पर आ गई। सेंसेक्स 35,635 अंक पर जाकर बंद हुआ। शेयर बाजारों में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ एक दिन में हवा हो गए। भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 74 पर आ गया है। विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की मुसीबतें बढ़ेंगी। लाइव मिंट ने लिखा है कि विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों में
अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी है। विदेशी सांस्थानिक फॉरेन इन्वेस्टर जिसे कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सांस्थानिक निवेशकों ने इस महीने की 9 मार्च तक ही 10,000 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, यानी बाजार से निकल गए। तो अर्थव्यवस्था की भी थोड़ी चिंता कीजिए। यस बैंक से भी कहीं और खतरनाक कोई कहानी हमारा इंतजार तो नहीं कर रही। अभी होली है, हैप्पी होली। ब्रेक के बाद मिलते हैं।